आप सभी को मेरा नमस्कार। इस ई व्याख्यान में हम एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स डिटेल के बारे में जानेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है जो ग्रेजुएशन के बाद में एमए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं, यानी अर्थशास्त्र में एमए करना चाहते हैं, और विशेष रूप से वो विद्यार्थी जो कि हिंदी भाषी हैं और जिनको सब्जेक्ट डिटेल के बारे में या फिर पेपर्स डिटेल्स के बारे में, कोर्स डिटेल के बारे में जानकारी नहीं है, और वो विद्यार्थी जो कि प्राइवेट के रूप में भी एमए अर्थशास्त्र में करना चाहते हैं, लेकिन उनको पेपर्स के बारे में पता नहीं होता है कि कौन से ऑप्शनल होते हैं और कौन से कंपलसरी पेपर्स होते हैं, और ऑप्शनल पेपर्स में से हमको कौन से पेपर चुनने चाहिए उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की जाती है वो मास्टर डिग्री कहलाती है, फर्स्ट मास्टर डिग्री होती है। और जो इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो एमएससी इन इकोनॉमिक्स में भी होती है, और एमए इन इकोनॉमिक्स भी होती है, और एमकॉम इन इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन वो उसका थोड़ा सा फील्ड या जो स्ट्रीम है वो अलग हो जाती है। लेकिन एमएससी और एमए इकोनॉमिक्स का कोर्स लगभग सेम होता है, और इक्विवेलेंट भी कई स्थानों पर कई स्ट्रीम में इक्विवेलेंट मानी जाती है। वैसे ग्रेजुएशन के बाद में जब पीजी की जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की जाती है एमए की, खास करके बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, तो उसमें दो तरह से हैं। एक तो है सेमेस्टर सिस्टम और एक है एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम। और यदि ग्रेजुएशन के साथ इंटीग्रेटेड के रूप में कोर्स के रूप में किया जाता है तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, जो कि ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन एक साथ होती है इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में। जैसे बीए एमए इन इकोनॉमिक्स, तो ऐसी स्थिति में वो 3 साल का बीए और 2 साल की एमए मिला के टोटल 5 साल का होता है, लेकिन इंटीग्रेटेड कोर्स में ये 4 साल में उपलब्ध होता है, और कहीं कहीं यह एमएससी इन इकोनॉमिक्स में भी उपलब्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरह का इंस्टीट्यूट होता है उस तरह का वो अपना कोर्स डिज़ाइन करता है, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कोर्स का जो विस्तार होता है मोटे तौर पर लगभग सब जगह समान ही होता है। और आपको ये भी पता है या फिर आप जानते होंगे कि इकोनॉमिक्स में एमए या एमएससी अनेक प्रकार के इंस्टीट्यूट भारत में कराते हैं। इवन आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि आईआईटीज़ है भारत के, उनमें भी कुछ जगह एमए एमएससी इन इकोनॉमिक्स होती है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में की जा सकती है। सभी जगह नहीं है लेकिन कुछ जगह है। और भारत सरकार के जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, भारत सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, मुख्य रूप से 42 है, जो बढ़ के अधिक हो सकती है, लेकिन 42 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ट्रेडिशनली चली आ रही है, ये जिनमें आप बड़े बड़े नाम गिना सकते हैं। मैं यहाँ पे एक दो नाम लूँ, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, राजस्थान की किशनगढ़, अजमेर में जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, इसी तरह हरियाणा में महेंद्रगढ़ के आसपास है, और इसी तरह से गुजरात में भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, और इसी तरह से अनेक राज्यों में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ये भी एमए एमएससी इकोनॉमिक्स में कराती है, और इंटीग्रेटेड कोर्स भी यहाँ पे है, जो कि 5 साल के बजाय 4 साल में ही आप इंटीग्रेटेड कोर्स सेलेक्ट करते हुए एमए इकोनॉमिक्स की डिग्री अपने हाथ ले सकते हैं। इसी तरह से स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ज़्यादातर इंटीग्रेटेड कोर्स बहुत कम जगह चलते हैं, और उससे एप्लीटेड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस और कंस्टिट्यूट्स कॉलेजेस में ग्रेजुएशन के बाद में एमए इकोनॉमिक्स में होती है, और कहीं कहीं पर रेगुलर बेसिस पे या सेमेस्टर बेसिस पे इंटीग्रेटेड कोर्स भी अब शुरू किए जा रहे हैं। तो राजस्थान के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में इकोनॉमिक्स में एमए का डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में ज़्यादा प्रचलन में है, और सेमेस्टर सिस्टम
केवल रेगुलर विद्यार्थियों के लिए ही होता है और ख़ास करके इन कैंपस में ही ये उपलब्ध है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो इकोनॉमिक्स में की जाती है एमए, वह एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न पे भी है और सेमेस्टर पैटर्न पे भी है, लेकिन सेमेस्टर पैटर्न केवल और केवल जो यूनिवर्सिटी के कैंपस है या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस है उनकी, वहाँ पे ही उपलब्ध है। अन्य कॉलेजेस में या अन्य जो इंस्टीट्यूट है उनसे एफिलिएटेड, उन सब जगह एनुअल स्कीम ही अभी चल रही है। और अब हम चलते हैं कि ये कितने वर्ष का होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी तो ये है कि एमए इकोनॉमिक्स करने के लिए आप किसी भी फैकल्टी में, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होने चाहिए। आप बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, या किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है, वो इकोनॉमिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है, यानी एमए इकोनॉमिक्स में कर सकता है। और यह जो कोर्स है वो 2 साल का होता है। एनुअल एग्ज़ाम में एमए प्रीवियस और एमए फाइनल नाम दिया जाता है, जिसमें एमए प्रीवियस में 5 पेपर होते हैं और 5 पेपर ही एमए फाइनल में होते हैं। जबकि सेमेस्टर सिस्टम जहाँ पे लागू होता है वहाँ पे 2 साल की होती है एमए प्रीवियस और एमए फाइनल, लेकिन उसमें डिवाइडेशन कुछ इस तरह से होता है: सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4। लेकिन अब हम जो बात कर रहे हैं वो केवल एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न के लिए ही बात कर रहे हैं। तो एनुअल एग्ज़ाम पैटर्न पर जो एमए इकोनॉमिक्स में की जा सकती है वह प्राइवेट भी की जा सकती है और रेगुलर भी की जा सकती है। और विशेष करके मैं जिस की बात कर रहा हूँ, यह मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जो कि राजस्थान के सदन में स्थित है, उस महाविद्यालय से यदि आप प्राइवेट में एमए इकोनॉमिक्स में करना चाहते हैं या फिर रेगुलर करना चाहते हैं तो उनके लिए कोर्स डिटेल क्या है, कौन कौन से पेपर चलते हैं। यदि आपको मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर से एमए इकोनॉमिक्स में करनी है तो इनकी मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का जो कैंपस प्लस इसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके थ्रू आप ये कोर्स कर सकते हैं। और एमए इकोनॉमिक्स जो एनुअल एग्ज़ाम वाली है, इसमें आपके 5 पेपर होते हैं प्रीवियस में और 5 ही फाइनल ईयर में होते हैं, यानी कुल 10 पेपर होते हैं और 2 साल का कोर्स होता है। इसमें 8 पेपर कंपलसरी होते हैं, जो कि आपके यहाँ पे 3 नंबर जो है, ये पॉइंट नंबर 3 इसमें आप देखिए, 10 पेपर कुल होते हैं दोनों साल पे, 5 पेपर प्रीवियस में, 5 पेपर फाइनल ईयर में, और 8 पेपर कंपलसरी होते हैं प्रीवियस और फाइनल में दोनों में मिलाकर। अर्थात 4 पेपर कंपलसरी प्रीवियस में होते हैं और 1 ऑप्शनल पेपर होता है। और इसी तरह से फाइनल ईयर में भी 4 पेपर कंपलसरी होते हैं, 1 पेपर ऑप्शनल होता है। प्रीवियस में ऑप्शनल के रूप में आपके पास में 3 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं, उनमें से कोई एक लेना होता है, जबकि फाइनल में आपके पास में 5 ऑप्शन उपलब्ध होते हैं। यद्यपि जो 5वां और चौथा है वो सब जगह उपलब्ध नहीं होता है और हर विद्यार्थी को नहीं मिलता है, फिर भी उपलब्धता के आधार पर हम कह सकते हैं कि 5 ऑप्शन उपलब्ध हैं, उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। ये कौन कौन से पेपर होंगे उसके बारे में मैं आपको इस स्लाइड के जस्ट बाद में बताऊंगा। आपको ये पता है कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है एनुअल एग्ज़ाम का, उसमें कोविड काल को छोड़कर, अभी कोविड काल में 1.5 घंटे के पेपर होते हैं, यानी 1.5 ईयर के पेपर हैं और कोर्स भी आधा है। लेकिन जो ऑर्डिनरी की बात करते हैं और जो ट्रेडिशनल एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स की बात करते हैं, तो ऐसे में आपके जो पेपर होते हैं, पर पेपर 100 मार्क्स का होता है और पर पेपर 3 घंटे का होता है और 3 भागों में डिवाइड होता है, ए, बी और सी। ए पार्ट जो है वो 10 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और 10 मार्क्स का ही होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, जो कि 5 यूनिट में एक पेपर डिवाइड होता है, तो हर यूनिट में से 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी तरह से बी जो पार्ट है, इसमें ए पार्ट पूरा करना होता है, 10 के 10 क्वेश्चन करने होते हैं, और बी पार्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कोई एक पर यूनिट में से सेलेक्ट करते हुए कुल 5 प्रश्न करने होते हैं। और
ये 10 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। ये थोड़े से लेंथी होते हैं, 250 वर्ड्स तक आप उसमें लिख सकते हैं। और कुल ये 20 सेक्शन जो है 50 मार्क्स का होता है। और फिर सी सेक्शन जो है वो होता है जिसमें आपके क्वेश्चन होते हैं, हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये आपको कोई 2 ही करने होते हैं। और ये एक प्रश्न 20 अंक का होता है। इस तरह से आपको प्रीवियस में मार्क्स जो मिलते हैं वो पांचों पेपर के मिला के आपके 36% है। और 25 से किसी भी पेपर में कम नहीं है तो आप टोटली पास माने जाएंगे प्रीवियस में, और फाइनल में प्रमोट किए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ है कि यदि आपके कुल मार्क्स प्रीवियस में 36% है, एग्रीगेट मार्क्स पांचों के मिला के, लेकिन किसी एक पेपर में आपके 36 मार्क्स से कम है 100 में से, लेकिन 25 से ऊपर हैं तो पास माने जाएंगे। अदरवाइज आपको ड्यू पेपर के रूप में फाइनल में देना पड़ेगा। ये अगली स्लाइड में और इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। यदि जो मार्क्स हैं वो प्रीवियस में कभी भी डिवीज़न नहीं दिए जाते हैं, दोनों साल के मिलाकर डिवीज़न दिया जाता है। जैसा आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आपको पता होगा कि तीनों साल के मिला के डिवीज़न दिया जाता है, ठीक इसी तरह से इसमें दोनों साल के मिला के डिवीज़न दिया जाता है। फर्स्ट डिवीज़न 60% एंड अबो, और सेकंड डिवीज़न 48% एंड अबो अप टू 60%, एंड थर्ड डिवीज़न 36% एंड अबो अप टू 48%। ये थर्ड डिवीज़न है, और 36% से नीचे होने पर फेल माना जाता है। अब हम चलते हैं, एक विशेष बात है जो इसकी 2 नंबर में लिखी हुई है, ये है डेजर्टेशन में बी ऑफर्ड बाय रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली इन ल्यू ऑफ वन पेपर ऑफ फाइनल ईयर एग्जामिनेशन एज प्रेस्क्राइब्ड इन द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न्ड। इसका मतलब ये है, और साथ में 50% भी होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस में आपको 4 पेपर कंपलसरी लेने हैं और 1 पेपर ऑप्शनल लेना है। फाइनल ईयर में भी आपको 4 पेपर कंपलसरी है और 1 पेपर ऑप्शनल लेना है। उस ऑप्शन में आप डेजर्टेशन चुन सकते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी डेजर्टेशन चुन सकते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त है कि वो प्रीवियस में 50% से अधिक मार्क्स लाए, 50% या उससे अधिक मार्क्स लाते हैं तो ही डेजर्टेशन मिलता है, अदरवाइज डेजर्टेशन नहीं मिलता है ऑप्शन के रूप में। और यदि डेजर्टेशन मिलता है तो, और यदि सिलेक्शन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में 3 कॉपी में डेजर्टेशन लिख कर जमा करना होता है। अब क्या है डेजर्टेशन के बारे में, उसके बारे में और आगे हम डिटेल में जाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि प्रीवियस में जो आपके मार्क्स है वो एग्रीगेट 36% होना चाहिए, तभी आप पास गिने जाएंगे। लेकिन एग्रीगेट 36% है, लेकिन किसी पेपर में 36 से कम है लेकिन 25 से ऊपर है तो आप प्रमोट गिने जाएंगे, पास माने जाएंगे और फाइनल ईयर के स्टूडेंट माने जाएंगे। स्टूडेंट फाइनल ईयर में आपको एडमिशन मिल जाएगा। और यदि आपके 50% पेपर्स क्लियर हैं, 36% से एबो है, यानी कि मान लेते हैं कि प्रीवियस में आपके 5 पेपर है और 5 में से 50% जब होता है ओड नंबर होता है तो उसमें प्लस कर दिया जाता है। यहाँ पे 2.5 नहीं माना जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, मतलब 2 नहीं होगा 3 होगा, यानी 5 में से 3 पेपर आप इनका 3 पेपर का एग्रीगेट यदि आपके 36% है तो आप प्रमोट माने जाएंगे, और जो 2 पेपर रह गए हैं उनको ड्यू के रूप में आप फाइनल ईयर में दे सकते हैं। इसका इस स्लाइड का पूरे स्लाइड का मतलब यही है। और अब हम आगे चलते हैं कि प्रीवियस में कौन कौन से पेपर हो सकते हैं। प्रीवियस में पेपर जो है वो आप देखिए इस स्लाइड में क्लियर कट है कि 4 पेपर आपके कंपलसरी पेपर है। पहला पेपर है माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस, व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण, और इसका पेपर कोड है 4321। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में जब आप फॉर्म भर रहे होंगे उस समय आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। और आप यदि कोई बुक्स वगैरह खरीदते हैं तो इसके अकॉर्डिंग भी कभी कभी मिलती है, तो आप उसको भी ध्यान में रखें। यानी इसका पेपर कोड जो है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही है और पेपर से संबंधित है, यानी पेपर आप जब सेलेक्ट करते हैं तो। व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण दूसरा है, मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस
4322 इसका कोड नंबर है। और समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण इसका नाम है हिंदी में। तीसरा पेपर है क्वांटिटेटिव मेथड्स, परिमाणात्मक विधियाँ, हिंदी में से कहते हैं, और पेपर कोड है इसका 4323। और चौथा पेपर है पब्लिक इकोनॉमिक्स, 4324 पेपर कोड है, और इसको हिंदी में कहते हैं लोक अर्थशास्त्र। यानी पहला पेपर आपका व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण है, जो आपने ग्रेजुएशन में, यदि आपने बीए के साथ में ग्रेजुएशन किया है तो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, वो बेसिक के रूप में यहाँ पे काम आएंगे, और उसका एडवांस रूप आप इसमें व्यष्टिगत आर्थिक विश्लेषण पढ़ेंगे। ठीक इसी तरह से ग्रेजुएशन में जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, उसका एडवांस रूप आप इसमें पढ़ेंगे समष्टिगत आर्थिक विश्लेषण। और थर्ड पेपर जो है वो क्वांटिटिव मेथड्स है, वो आपने क्वांटिटिव टेक्निक्स इन इकोनॉमिक्स यानी कि स्टैटिस्टिक्स के रूप में कुछ अध्ययन किया है, उसी का एडवांस रूप इसमें आप पढ़ेंगे। और चौथा पेपर जो है लोक अर्थशास्त्र, ये आपने पब्लिक फाइनेंस के रूप में जो ग्रेजुएशन में पेपर पढ़ा है, उसका वृहद रूप और एडवांस रूप आप इसमें पढ़ेंगे, लोक अर्थशास्त्र। और उसके बाद ये 4 पेपर हो गए और प्रीवियस में, और 5वां पेपर, इन तीनों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। या तो आप श्रम अर्थशास्त्र लीजिए, जो कि लेबर इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, इसका पेपर कोड है 4325A। अब यहाँ ध्यान रखना, इन तीनों जो ऑप्शनल हैं, इन तीनों की पेपर कोड 4325 ही है, लेकिन श्रम अर्थशास्त्र का A है, गणितीय अर्थशास्त्र का B है, और कृषि अर्थशास्त्र का C है। तो श्रम अर्थशास्त्र, लेबर इकोनॉमिक्स जो है, वो पूरी की पूरी आपके लेबर इकोनॉमिक्स की थ्योरी से रिलेटेड है, जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, यदि आपको याद हो तो मजदूरी के सिद्धांत पढ़े थे, और उनमें मजदूरी निर्धारण के कुछ सिद्धांत हैं, और साथ में एक थ्योरी थी सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, वह, और मजदूरी के सिद्धांत उससे संबंधित। और फिर जो आपने वस्तु बाजार के अंतर्गत डिमांड एंड सप्लाई पढ़ी थी, और फिर उत्पादन पढ़ा था, उसके बाद में बाज़ारों का स्वरूप पढ़ा था, वो सब आप साधारण बाजार के रूप में पढ़ते हुए और लेबर से रिलेटेड जो थ्योरीज है उस संबंध में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट जो पेपर है गणितीय अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत आपकी यदि पृष्ठभूमि गणित विद्यार्थी के रूप में रही है तो ये बहुत ही अच्छा पेपर है। इसमें आपको डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैक्सिमा, मिनिमा, लीनियर प्रोग्रामिंग, इस तरह के जो कंसेप्ट्स है वो आपको इसमें पढ़ने होंगे। कुल मिलाकर यह गणित पर आधारित है, और अर्थशास्त्र में इसका कैसे उपयोग किया जाता है यह है। और फिर है कृषि अर्थशास्त्र, वर्तमान में इसका काफ़ी बोलबाला है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इसमें आपने इंडियन इकोनॉमी में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, भारत में कृषि और कृषिगत उत्पादकता, उत्पादन और उससे संबंधित नीतियाँ, हरित क्रांति और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, वो बहुत ही छोटे लेवल की बात थी। अब आप इसमें कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत हैं, और यदि कोई सिद्धांत गणितीय अर्थशास्त्र और इकोनॉमेट्रिक्स से बने हुए हैं, वो सिद्धांत भी आप इसमें पढ़ेंगे। लीनियर प्रोग्राम से संबंधित भी इसमें आप कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये आपके इन तीनों में से कोई एक पेपर आपको सेलेक्ट करना है, और ये ऊपर के चारों पेपर है ये आपको कंपलसरी रूप में पढ़ने ही है। तो 4 पेपर ये, और इन तीनों में से कोई एक पेपर आपको इसमें लेना है। और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं, जो कि फाइनल ईयर के लिए है। फाइनल ईयर में जब आप प्रीवियस पास कर लेते हैं तो फाइनल ईयर में आते हैं, तो फाइनल ईयर में 4 पेपर कंपलसरी, ये ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं, पेपर 5, 6, 7 और 8 नंबर है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 उसमें थे, और जो नेक्स्ट जो ऑप्शनल पेपर था उसको 9 नाम दे रखा था, 9th A, B, C। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 का मतलब ये है कि फाइनल ईयर के जो कंपलसरी पेपर ये है। पहला पेपर है इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी भारतीय आर्थिक नीति, यानी इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड इसमें इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज, जो भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीतियां समय समय पर लागू की जाती है, जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो सब इसमें आप पढ़ेंगे। ये है पेपर कोड इसका 5321। फिर है नेक्स्ट पेपर इकोनॉमिक्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास का अर्थशास्त्र, यानी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास से संबंधित जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को आप इसमें पढ़ेंगे। थोड़े छोटे रूप में आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर पब्लिक फाइनेंस के साथ में जो एक और जुड़ी हुई थी,
उसमें कुछ थ्योरीज आपने पढ़ी होगी, उसमें कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है। इसके अलावा आपने अभी तक इसके बारे में बहुत कम पढ़ा है। ग्रेजुएशन में सब कुछ आपको यहीं पढ़ना है, चाहे वो ग्रोथ थ्योरीज हो, चाहे ट्रेड साइकिल से संबंधित सिद्धांत हो, चाहे वो बिग पुश थ्योरी हो, चाहे वो आपके हेक्सर ओलिन की थ्योरी हो। हेक्सर ओलिन इंटरनेशनल की थ्योरी है। यहाँ पे मैं वो कहना चाहता हूँ, हैरेट डोमर की ग्रोथ थ्योरी हो, सोलो मॉडल हो, इस तरह के जो मॉडल्स हैं जो विकास और वृद्धि से संबंधित वो आप इसमें पढ़ेंगे। फिर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। इसमें आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त, यानी कि जो आपने अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ा था ग्रेजुएशन में, उसका वृहद रूप इसमें पढ़ेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, और इंटरनेशनल फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से एजेंसीज काम करती है, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट जो पेपर, चौथा पेपर फाइनल ईयर का कंपलसरी है, वो है इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर एंड एनवायरमेंटल, यानी सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण का अर्थशास्त्र। यानी सोशल सेक्टर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है। इसमें आप ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, लिटरेसी, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और इससे रिलेटेड जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड होती है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें होती है, वो आप इसमें पढ़ेंगे। और साथ में डेवलपमेंट और ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से पर्यावरणीय सिद्धांत हमें पढ़ने चाहिए, ये सारी चीज़ें आप इस सामाजिक क्षेत्र और पर्यावरण संबंधी अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। और अब आपके सामने जो ये 5 ऑप्शन उपलब्ध हैं, उनमें से कोई एक लेना है। तो मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। डेजिटेशन, ये डेजिटेशन केवल उन्हीं को विद्यार्थियों को मिलता है जो कि रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अध्ययन करते हैं और प्रीवियस में 50% से एबो मार्क्स लाते हैं। फिर है फिर है डी, जो कि 5325 डी के नाम से है, और इसका नाम है आर्थिक विश्लेषण में कंप्यूटर का प्रयोग, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन इकोनॉमिक्स एनालिसिस। वर्तमान में जो शोध किए जाते हैं और अर्थशास्त्र जो अध्ययन किया जाता है, हर एडवांस्ड इकोनॉमिक्स पढ़ी जहाँ जाती है, वहाँ पे कंप्यूटर का बहुत प्रयोग किया जाता है। तो किस तरह से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर काम में आते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम काम में आते हैं, किस तरह से इनका उपयोग किया जाता है, और इनका टेक्निकली रूप में किस तरह से उपयोग किया जाता है, और कहाँ उपयोग करना चाहिए, इसके बारे में आप इस पेपर में पढ़ते हैं। इसलिए ये पेपर भी हर जगह आपको उपलब्ध नहीं होगा। तो पीछे बचे हैं 3 पेपर जो प्राइवेट वाले अधिकतर लेते हैं। उनमें है पहला औद्योगिक अर्थशास्त्र, दूसरा अर्थमिति और तीसरा है जनसांख्यिकी। तो इसमें भी अर्थमिति ज़्यादातर रेगुलर स्टूडेंट लेते हैं, प्राइवेट वाले थोड़ा से लेने से कतराते हैं, क्योंकि इसमें गणितीय अर्थशास्त्र जैसे हमने प्रीवियस में पढ़ा था, उसी तरह से यह स्टैटिस्टिक्स और फोरकास्टिंग और इकोनोमेट्रिक्स से ऊपर जो एस्टिमेशन के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, या इसका बेस वही है। इस कारण से इससे विद्यार्थी जो ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ता है, जो आगे रिसर्च या इसी फील्ड में आना चाहता है, तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा पेपर है। लेकिन जो केवल डिग्री ही लेना चाह रहा है, उनके लिए ये ऊपरी तौर से पढ़ने वाला पेपर नहीं है, इसको डीपली पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए ये पेपर वो विद्यार्थी सेलेक्ट करें जिनको ढंग से पढ़ना है। बाकी के लिए औद्योगिक अर्थशास्त्र, जनसांख्यिकी, ये सभी वैसे तो सभी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो है ही है, लेकिन जो ऊपरी तौर से पढ़ना चाहते हैं वो अर्थमिति जैसे सब्जेक्ट को पेपर को नहीं सेलेक्ट करें, ये मेरी राय है। औद्योगिक अर्थशास्त्र यानी इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, इसमें इंडस्ट्रीज से रिलेटेड पॉलिसीज, थ्योरीज को पढ़ा जाता है। और जनसांख्यिकी या जनांख्यिकी से संबंधित जो पेपर है वो आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, इसका नाम ही डेमोग्राफी है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड से रिलेटेड, जनसंख्या से संबंधित, उनका लिंगानुपात अनुपात से संबंधित, उनका जो वर्गवार वितरण है उनसे संबंधित, ऑक्यूपेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है यानी व्यावसायिक वितरण है उससे संबंधित, और स्किल डेवलपमेंट से संबंधित। इस तरह के जितने भी सिद्धांत हैं उन सबको आपको जनसांख्यिकी में पढ़ना है। और इस तरह से आपको एक अच्छा सा ऑप्शन चुनकर इस ऑप्शनल सब्जेक्ट में से एक पेपर आपको सेलेक्ट करते हुए एमए इकोनॉमिक्स में
आप चूज़ कर सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करके अर्थशास्त्र की मास्टर की डिग्री हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।